हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एमईजी 10 का, जो कि है मुल्कराज आनंद। तो आज हम इनकी बायोग्राफी और इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे इंडियन कैनन मेकिंग में। तो ये जो मुल्कराज आनंद है, इनको जो है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल कहा जाता है, और इनको जो है चार्ल्स डिकन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी उन्हीं की तरह, इनका राइटिंग स्टाइल भी चार्ल्स डिकन की तरह ही है। अगर आपने चार्ल्स डिकन की नॉवेल्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि वो जो है एक तरह से जो गरीब लोग होते थे, जो पुअर सोसाइटी होते थे और लोगों की सफरिंग दिखाते थे, तो वैसे ही ये भी अपनी नॉवल में जो थे गरीब लोग और उनकी पुअर सफरिंग और लोअर कास्ट की प्रॉब्लम और सोसाइटी की हिपोक्रेसी और पुअर लोगों के बारे में ज़्यादा लिखा करते थे। तो मुल्कराज आनंद जो थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था पेशावर में, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, तब जो था ब्रिटिश इंडिया के अंडर था। तो 1905 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो थे एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर लालचंद जी जो थे, हेड क्लर्क थे ब्रिटिश इंडिया आर्मी में। और इन्होंने जो है अपनी जो ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट की थी, वो की थी खालसा कॉलेज अमृतसर से। और उसके बाद ये जो थे इंग्लैंड चले गए थे। और इंग्लैंड में कहाँ पर? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में चले गए थे अपनी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के बाद इन्होंने, इसके बाद ये जो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए थे अपनी पीएचडी करने के लिए फिलॉसफी में, जो कि 1929 में इन्होंने करी। और इसी दौरान आनंद जो थी, इनकी दोस्ती जो थी ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर्स के साथ हो गई थी। और ये जो ग्रुप था, ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, इसमें बहुत ही फेमस ग्रुप था। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग थे इसमें, फिलोसफर, आर्टिस्ट, जो 20वीं सदी के आर्टिस्ट थे। जैसे फॉर एग्जांपल ईएम फॉस्टर हो गए, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, तो ये सब इस ग्रुप में थे। तो इनकी जो एजुकेशन थी, वो काफ़ी अच्छी एजुकेशन इनको मिली थी और काफ़ी अच्छी एजुकेशन इन्होंने गेन करी थी। और बाद में इन्होंने जो है एक एक्ट्रेस थी, इंग्लिश एक्ट्रेस, उससे शादी कर ली 1938 में। लेकिन बाद में इनका डाइवोर्स हो गया था 9-10 सालों के बाद। इनकी शादी लंबी नहीं चली। फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली 1950 में, जो कि एक शीरिन नाम की लड़की थी, जो कि पारसी क्लासिकल डांसर थी, और वो जो थी बॉम्बे से थी। तो इसके बाद इनका जो राइटिंग करियर था ना, वो इंग्लैंड से ही शुरू हो गया था। इन्होंने कुछ शॉर्ट रिव्यूज पब्लिश किए थे द क्राइटेरियन नाम की पत्रिका में। ये वही पत्रिका थी जिसमें टीएस इलियट की वेस्ट लैंड पब्लिश हुई थी। तो मुल्कराज आनंद जो थे, बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे महात्मा गांधी जी से और टैगोर जी से। और इंडियन फिलॉसफी का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इंडियन समाज का, सोसाइटी का गहरा प्रभाव था। आनंद जो थे, आनंद जी ने जो है बहुत सारे साल जो थे यूरोप में बिताने के बाद, जब वो इंडिया वापस आए 1932 में लौट करके, तो इन्होंने ज्वाइन किया महात्मा गांधी जी को, जो कि वो इंडिया की आज़ादी के लिए जो उनकी मूवमेंट चल रही थी, उसमें इन्होंने भाग लिया ब्रिटिशरों के खिलाफ। और आनंद जो थे, उन्हीं के आश्रम में, साबरमती आश्रम में रहते थे। और यहीं पर ही आनंद ने अपनी फर्स्ट नॉवल अनटचेबल लिखी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल थी। अनटचेबल इनकी नॉवल पब्लिश्ड हुई थी 1935 में। तो ये जो नॉवल है, इसमें हम इनका वर्क देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का वर्क लिखते थे। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इनके वर्क का, क्योंकि इस नॉवल में इन्होंने जो है, जो अनटचेबल लोग होते हैं, उनकी सफरिंग को बताया हुआ है, उनके साथ होने वाले अत्याचारों को बताया हुआ है। और एक लड़का है जो कि एक अनटचेबल है, उसके एक दिन की पूरी जर्नी बताई हुई है। तो ये जो इन्होंने नॉवल लिखी थी ना, ये अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से इंस्पायर होकर के लिखी थी इन्होंने। क्योंकि ये जो थे, एक बार ये खेल रहे होते हैं, तो इनको जो है चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं। तो एक लोअर कास्ट स्वीपर बॉय इनको जो है उठा करके घर लेकर के आता है, ये घायल हुए होते थे। लेकिन इनकी जो मदर होती है, वो उस बॉय को, मतलब उस लड़के को थैंक्स बोलने के बजाय उसको पीटना स्टार्ट कर देती है और उसको डांटना स्टार्ट कर देती है और उसको वहां से भगा देती है, क्योंकि उसने जो है उनके हायर क्लास बेटे को टच कर लिया था और वो जो था लोअर क्लास था। तो यहाँ से जो आनंद जी थे, वो इंस्पायर हुए थे इस स्टोरी के लिए। ये देख करके ये जो थे, अपनी सोसाइटी में आसपास देखते थे चीज़ें क्या हो रही है, और रियलिटी डिपिक्ट करते थे अपनी नॉवेल्स में, जो रियलिटी होती थी उसको बताते थे।
तो इसके बाद इन्होंने कुली लिखी 1936 में। और कुली में भी जो इनका थीम था वो सोशल थीम ही था, सोसाइटी के ऊपर ही था, जिसमें इन्होंने जो है जो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं उनकी लाइफ में जो समस्याएं होती है इंडिया में उनको दिखाया है। और इसके बाद इन्होंने जो थी टू लीव्स एंड ए बर्ड लिखी थी 1937 में। तो मुल्कराज आनंद को जो था इन इतने सारे वर्क के लिए बहुत से नोटेबल अवार्ड मिले थे इनको। काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिले थे, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, पद्म भूषण मिला था, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिला था 1953 में। तो इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिलते थे इनकी राइटिंग्स के लिए, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन होता था ना इनकी राइटिंग्स में जो थे मेजर मुद्दे जो होते थे वो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन, मतलब कल्चर सुधार के ऊपर होते थे, जो कि इंडिया में रिफॉर्म लाने के ऊपर होते थे। और आनंद जो थे बहुत सारे इन्होंने टीचिंग पोजीशन पे भी रहे थे, ये इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। जो क्रिटिक्स है ना उनका मानना है कि जो इनके अर्ली वर्क होते थे ना, जो पहले ये वर्क लिखते थे, वो इंडिया की सोसाइटी की सोशल प्रॉब्लम के ऊपर, कास्ट सिस्टम के ऊपर, ब्रिटिश रूल के ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर लिखते थे। लेकिन बाद में जो है ना इनका राइटिंग स्टाइल और थीम जो है उनका फोकस थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता गया, और उनका जो थीम होते गए वो होते गए साइकोलॉजिकली और ह्यूमनिस्टिक की तरफ जाते गए। जैसे इनका एक वर्क है जो कि 1953 में इन्होंने लिखा हुआ है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो इस वर्क में इन्होंने बताया है कि कैसे एक यंग प्रिंस जो है अपनी ड्यूटी से जो है इमोशनली और मेंटली भटक जाता है, उसको अपनी ड्यूटी को नज़रअंदाज कर देता है अपने अफेयर को चलाने के लिए एक किसान लड़की के साथ, मतलब उसके प्यार में पड़ जाता है। और बाद में इन्होंने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जो कि जिसका जो टाइटल था वो था सेवन एजेस ऑफ मैन सीरीज के नाम से था, मतलब जिसमें वॉल्यूम थे इनके, हम आगे देखेंगे कौन कौन से वॉल्यूम थे। तो ये जो इसमें जो था इन्होंने अपनी लाइफ के इवेंट को दिखाया हुआ है, और अपनी लाइफ को जो है एक कृष्ण नाम के करेक्टर की हेल्प से दिखाया हुआ है। और जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम है इनका सेवन समर्स, जो कि 1951 में आया था। तो इस वॉल्यूम में 7 साल के चाइल्डहुड के स्पैन के बारे में बताया हुआ है, मतलब जो इमेजिनेशन होती है एक चाइल्डहुड की बचपन में, उसको दिखाया हुआ है। और जो सेकंड वॉल्यूम है इनका वो है मॉर्निंग फेस, जो कि 1968 में पब्लिश हुआ था इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का। तो इसमें आनंद ने अपनी अर्ली एजुकेशन को डिटेल में बताया हुआ है, जो कि प्राइमरी और हाई स्कूल की एजुकेशन होती है, जिसमें जो टीचर होता है उनके साथ क्रूअल ट्रीटमेंट के बारे में बताया हुआ है कि कैसे जो हेडमास्टर होते हैं इनके साथ क्रूएल्टी के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। आनंद और बाकी बच्चों के साथ जो क्रूअल ट्रीटमेंट करते थे उनके हेडमास्टर, उन्हीं की मेमोरीज की वजह से बाद बाद में इन्होंने जो है कैंपेन चलाया था एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया, मतलब इंडिया में एजुकेशन के लिए रिफॉर्म करने के लिए कैंपेन चलाया था। तो बाद में इनकी ये जो थर्ड इनके बाद इसके बाद इनका जो थर्ड वॉल्यूम आया था वो था कन्फेशन ऑफ ए लवर। तो इसमें ये आया था 1976 में। तो इसमें इन्होंने अपने पेन के बारे में बताया हुआ है, जो कि इनको कॉलेज में प्यार हुआ था एक लड़की से, ठीक है, जो कि मैरिड थी, मुस्लिम वुमेन थी, और उसके पति ने उसको मार दिया था। तो लॉस्ट लव के बारे में जब उसके पति को इनके अफेयर के बारे में पता चला था और ये दोनों भागने वाले थे तो उसको मार दिया था। तो ये लॉस्ट लव के ऊपर है ये जो वॉल्यूम है। और इसके बाद ये जो फोर्थ वॉल्यूम है द बबल, 1984 में आया था। तो इसमें जो है इन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ और जो यंग राइटर हुआ करते थे ये, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे लंदन में, तो उस टाइम में उन्होंने जो ब्लूम्सबेरी ग्रुप था इनका जो राइटर के साथ, उनके साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस किया है इस वॉल्यूम में। तो ये जो 4 बुक्स हैं ये इनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर ही पूरी की पूरी इनकी स्टोरीज़ हैं, अलग-अलग इवेंट दिखाए हुए हैं। तो इसके बाद अब इनको जो है जो आर के नारायण और राजा राव है, उनके साथ जो मुल्कराज आनंद है उनको, इन तीनों को श्रेय दिया जाता है, जो कि थीम ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो लिटरेचर है जो इंग्लिश राइटिंग में उसको स्थापित करने में, उसको एस्टेब्लिश्ड करने में। क्योंकि आनंद की जो राइटिंग थी ना उनका बेस होता था ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी, जिसमें शामिल होता था सोसाइटी में जो सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरीज होती थी इनके वर्क में शामिल।
तो कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि इनके जो वर्क होते थे, जो समाज को जागरूक करने वाला काम था इनका, उनके कारण ही जो समाज में ऐसे पिछड़े हुए मुद्दे थे जिनके ऊपर मतलब कोई बात भी नहीं करता था, तो उनके ऊपर इनके वर्क ने रोशनी डाली उन मुद्दों के ऊपर। और इसके साथ-साथ ही इन्होंने जो है अपने देश के जो लिटरेचर का हेरिटेज है उसको समृद्ध बनाने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब लिटरेचर को जो है काफ़ी समृद्ध बनाया है इनके वर्क ने। क्योंकि ये जो थे रियलिस्टिक और सोशल और जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स थी, उनको बताते थे अपने वर्क में, जो कि जिस टाइम ब्रिटिश की कॉलोनी का रूल था इंडिया में और कास्ट सिस्टम था, तो ये जो थे मतलब जो इंडियन लोग थे, उनको जो पीड़ा सहनी पड़ती थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनको बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करते थे, उनका पोर्ट्रेयल करते थे अपनी जो नॉवेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं। तो इसलिए इनको जो है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स में कंसीडर किया जाता है, माना जाता है इनको बेस्ट राइटर। हालाँकि कुछ क्रिटिक्स का ये मानना भी है जो इनका अर्ली वर्क होता था, उसमें ये जो मतलब कुछ क्रिटिसिज़्म भी हुआ है इनके वर्क का। जैसे ये जो थे अपने जो कैरेक्टराइज़ेशन थे वो स्टीरियोटिपिकल दिखाते थे अपने नॉवेल्स में, बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा दिखाते थे और बहुत ज़्यादा जो उपदेश देने वाला वर्क दिखाते थे। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है, लेकिन बाद में जो है कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना था कि बाद में इनका जो वर्क था उसमें जो है मतलब पैशन दिखाई देता था सोशल जस्टिस के खिलाफ, और जो ग्रेटर इमोशन दिखाई देता था, ग्रेटर इमोशन वाली डेप्थ दिखाई देती थी इनके वर्क में। मतलब काफ़ी इनका वर्क बाद में चेंज हुआ। और इवन ये कुछ का तो ये भी मानना है कि इनका जो वर्क है वो इस बात की गवाही देता है कि इंडिया को जो है इनके वर्क ने विकासहीनता की जंजीरों से तोड़ करके मतलब तोड़ने पर मजबूर किया, और सोसाइटी में जो है ऐसी सोसाइटी क्रिएट करी जिसकी हेल्प से जो है, जिसमें मैन एंड वुमेन जो है फ्री एंड इक्वल हो सकते थे, अपने आप को समझ सकते थे फ्री और इक्वल सोसाइटी में। तो ये थी इनके वर्क और लाइफ की छोटी सी समरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।